नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी टीजीटी हिंदी 2022 के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसका एग्जाम 3 जून 2026 को संपन्न हुआ है। हम प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे। उसके पहले जितने भी विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे होंगे, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो हमने अनुमानित कट ऑफ भी निर्धारित किया हुआ है। प्रश्न पत्र को हमने देखा, आप ही के बीच से कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र को भेजा। हमने उसका मूल्यांकन किया, विश्लेषण किया, उनके उत्तरों को देखा और जो अनुभव किया उसके आधार पर एक निर्धारित कट ऑफ हमने बनाया हुआ है, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जब हमने प्रश्न पत्र को देखा तो जैसा कि सभी को लगा, हमें भी ऐसा लगा कि पेपर अपेक्षाकृत आसान था। आसान होने के बावजूद पेपर में तकनीकी आधारित लगभग 10 प्रश्न देखे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र को हल करते समय कुछ मानवीय त्रुटियां भी हो सकती हैं। 2 से 3 त्रुटियां करने की हमेशा संभावना होती है, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे भरने में। ओमार भरने की गलतियां भी कई परीक्षार्थियों से हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है इस प्रश्न पत्र की या फिर इस परीक्षा की, कि चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। यानी कि जितना अधिक से अधिक आपका प्रश्न सही होगा, उत्तर सही होगा, तो आप चयनित होने के करीब होंगे। आप उस पीडीएफ में अपने रोल नंबर को, अपने नाम को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें साक्षात्कार बिल्कुल नहीं है और पिछले 2 वैकेंसी से इस तरीके का ये पैटर्न चल रहा है। तो लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होना है। आपके प्रश्न पत्र में कुल 125 क्वेश्चन थे, 500 अंकों के। हर प्रश्न 4 नंबर का था। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू में ही सोचा कि कट ऑफ पर आप सभी से चर्चा कर लो। फिर प्रश्न पत्र पर हम बातचीत करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, और जो विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे थे वो भी प्रश्नों के उत्तरों को देखना चाहते हैं कि जिन उत्तरों को उन्होंने गलत कर दिया था, आखिरकार उनका उत्तर क्या होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्रश्न पत्र में गलती की संभावना बहुत कम थी, लेकिन अगर हुई है तो फिर वो कैंडिडेट को पीछे करने वाली ही है। प्रश्न पत्र का लेवल बहुत ही आसान था, फिर भी हम बातचीत करेंगे पूरा। हम देख लेते हैं कि कट ऑफ निर्धारित करते समय जो अनुमानित कट ऑफ हमने निर्धारित किया है, किन किन चीजों का ध्यान रखा है। पहले हमने देखा कि जो विज्ञापन आया हुआ था, यूआर कैटेगरी में 294 सीटें, ओबीसी में 125 सीट, एससी में 89 और एसटी में 1 सीट थी। ये बालक वर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बालक वर्ग की कट ऑफ पर ही बात करें। तो प्रश्न पत्र को देखते हुए, तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और 294 सीटों के हिसाब से, साथ में रिजर्वेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए, हमने जो निर्धारित किया कि ऐसे विद्यार्थी जिनका 118 से लेकर 120 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, खास तौर से हमारा फोकस है कि 120 से अधिक जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने को सेफ माने, उम्मीद रखें कि उनका नाम पीडीएफ में रहेगा। क्योंकि यहाँ पर 3 गुना, 5 गुना, 15 गुना इस तरीके की कोई संभावना नहीं है। आपके नंबर के आधार पर ही आपका चयन होना है। ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में तमाम अन्य कैटेगरीज के विद्यार्थी भी ओवरलैप कर सकते हैं अगर उनका अधिकतम नंबर है, क्योंकि इसी चरण में रिजर्वेशन को भी हमें ध्यान रखना है। तो यूआर कैटेगरी में 120 क्वेश्चन से अधिक, मान लीजिए एकदम न्यूनतम, मुझे ऐसा लग रहा है कि 120 क्वेश्चन सही जिनके हैं वो अपने को सेफ रखें। अगर ओबीसी की हम बात करें तो यूआर कैटेगरी से आप देख रहे हैं कि इसकी सीट लगभग आधा से भी कम है। लेकिन इस कैटेगरी में बहुत फाइट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक। जिनके ज्यादा नंबर रहेंगे वो तो यूआर कैटेगरी में ओवरलैप कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी इस कैटेगरी में हिंदी विषय में इतने इतने टफ फाइटिंग है कि इसकी कट ऑफ को नीचे लाना मुश्किल है। मतलब इसमें भी 120 से अधिक जिनके क्वेश्चन सही हैं वो अपने को सेफ मान सकते हैं। अगर हम एससी की बात करें तो एससी में 118 प्लस जिनके सही हो रहे हैं, अब वो अपने को सेफ मान सकते हैं। और एसटी में तो 120 भी हो सकता है और 125 भी हो सकता है, क्योंकि एक ही सीट है। अब न जाने वो कौन विद्यार्थी है जो कि इस पे अपना कब्जा कर सकता है, और रिजल्ट आने के बाद पता ही चल जाएगा। तो देखिए, हमने सारी चीजों को देखते हुए एक अनुमान लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो अभी तक हम अनुमान लगाते रहे कट ऑफ को लेकर, अब वो लगभग 90% सही होती रही। 10% को हम माइनस भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90% कट ऑफ सही रही है, चाहे यूजीसी नेट की बात करें या फिर तमाम जो परीक्षाएं। कोशिश ये रहती है कि हर एंगल से कट ऑफ को देखने का प्रयास किया जाए। तो बालक वर्ग में जो भी विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी में 120 से अधिक क्वेश्चन अगर किए हुए हैं, उनका सही है, तो वो उम्मीद रख सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके 110 क्वेश्चन है, 112 क्वेश्चन है, 115 क्वेश्चन है, ठीक है, 116 क्वेश्चन है, अब वो अब उम्मीद न रखें, क्योंकि अब उनको मेंटली दिमाग में रखना पड़ेगा कि अब हमें आगे की परीक्षाओं की तैयारी करना है। यूपीजीआईसी या फिर जो भी प्रवक्ता परीक्षाएं, सहायक प्राध्यापक परीक्षाएं, यूजीसी नेट इत्यादि का, उनके ऊपर फोकस कर जाएं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यूआर कैटेगरी में 294, ओबीसी में 125, एससी में 89 और एसटी में एक सीट के लिए कैंडिडेट बहुत है। और फाइटिंग आपने खुद महसूस किया होगा जब एग्जाम हॉल में बैठे रहे होंगे, आपको लगा होगा कि ये तो अब कोई अगर खुद से गलती किया है तभी वो पीछे हो पाएगा। इसमें स्वयं पर ही अपने को दोषारोपण करना पड़ेगा कि हाँ, जैसे कोई मान लीजिए गलत कर दिया एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत किया है, बल्कि 4 नंबर गलत किया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन पेपर थे, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन थे 4 नंबर के। अब हम बात करते हैं बालिका वर्ग, क्योंकि बालिका वर्ग में यूआर में 33, ओबीसी में 13, एससी में 2 और एसटी में सीट नहीं थी। तो हमने अक्सर देखा है, और ये बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, कि बालिका वर्ग में कंपटीशन बहुत हाई। कारण ये कि इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं बहुत सिंसियर हैं, बहुत गंभीर हैं, ठीक है। तो सीट के अनुसार इसमें भी 120 से अधिक जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो उम्मीद रख सकते हैं। मैंने सभी कैटेगरीज में 120 ही रखा हुआ है, क्योंकि उसके नीचे जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, अगर आप गलती किए तो हमने अन्य परीक्षाओं के कट ऑफ को भी देखा, अन्य विषयों की कट ऑफ को देखा, और उसमें कई विद्यार्थी हैं जो 122, 123 तक भी सही किए हुए हैं, कईयों का 124 तक भी है, ठीक है, क्योंकि कई बार दिन और समय भी मायने रखता है आपके एग्जाम को प्रभावित करने के लिए। तो ये चीजें हैं, तो हमें इमोशनल तरीके से, भावुक तरीके से नहीं सोचना है, बौद्धिक तरीके से सोचना है। यानी कि बालिका वर्ग में भी ऐसे विद्यार्थी जिनके 110, 115 ये सब सही हो रहे हैं, वो अब मुझे लग रहा है कि दूसरी परीक्षाओं के लिए अपने को मानसिक तौर पर तैयार करें। ठीक, अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ईडब्ल्यूएस के बारे में कहीं चर्चा नहीं की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमने विज्ञापन देखा तो उसमें ईडब्ल्यूएस का उल्लेख कहीं नहीं मुझे दिखा। यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी की बात ही उसमें की जा रही थी, ठीक है। आप लोग भी विज्ञापन को देख सकते हैं। तो देखिए, यही हमारा अनुमानित कट ऑफ है, और हर बार हम कहते हैं कि हमारे अनुमान से अगर कम जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, अनुमान से अधिक भी जा सकती है, ये अनुमान है तो इसको अनुमान ही रहने दिया जाए। अब हम प्रश्न पत्र पर बातचीत करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑलरेडी इस परीक्षा में बैठे थे, और जो आगे प्रवक्ता जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि यूपी टीजीटी हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा था। तो हमने जिस विद्यार्थी का ये क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, आप ही में से उन्होंने भेजा है, और उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न, भवभूति की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो भवभूति की रचनाओं को अगर आप जानते होंगे तो सम्मिलित नहीं है, इसको हमें बतलाना है। सही जवाब है ऑप्शन ए,
शाकुंतल। हालांकि यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल होता तो और बेहतर होता। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस अवधि में किया था? तो एक तो सवाल आता है कि उन्होंने संपादन भार कब संभाला था, और यहाँ पर विकल्प के आधार पर आपको आंसर देना है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब से संपादन भार संभाला और जब तक करते रहे, पूरे समय को पूछा जा रहा है, पूरी अवधि को पूछा जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1903 से 1920। सूर्योदय का संधि विच्छेद है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य उदय। सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नहुष। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रिय विद्यार्थियों, बीच बीच में बहुत सारे बच्चे कहा करते थे कि सर खूब प्रैक्टिस सेट करवाइए, खूब हम लोग फला कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने कई बार कहा कि आप पीवाईक्यू को ध्यान रखिए, अपने नोट्स को ध्यान रखिए और अपने हेल्थ को ध्यान रखिए, और जो हम पढ़ा रहे हैं भले वो प्रैक्टिस सेट के रूप में न हो, लेकिन जो हम नोट्स आपको दिलाते हैं या फिर बताते थे वो काफी प्रभावशाली रहा होगा। लेकिन विद्यार्थी हैं, अब वो निःशुल्क की बातों को फिजूल में मानते हैं, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देख रहे हैं कि आप कहीं से भी पढ़ें, अगर आप सेल्फ स्टडी भी किए रहेंगे तो भी इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर कोचिंग इत्यादि किए हैं तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर में आप रहें, तो आपका एग्जाम प्रभावित हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? सही जवाब है सूर सारावली। परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम संवत में माना जाता है? तो ये देख रहे हैं कि प्रश्न एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के पैटर्न पर आधारित है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 1631 विक्रम संवत। देवनागरी लिपि की विशेषताएं नहीं है। अब देखिए, जिन टेक्निकल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, कुछ इसी तरीके का है। ये प्रश्न देखने में आसान है, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो मांगता है। अब यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है हमें बतलाना है। सही जवाब है दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं, बल्कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यहाँ पर यही मोड़ कर दिया गया है। बाकी एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। ठीक, स्वर एवं व्यंजन का स्पष्ट विभाजन है 11 और 33 का। उच्चारण के अनुसार लेखन किया जाता है। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? तो बिहारी सतसई जो संपादन किया जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, उन्होंने 713 माना हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी। रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? सही जवाब है 4। च, छ, ज, झ, य किस उच्चारण स्थान के व्यंजन है? सही जवाब है तालव्य। ये आप देख रहे हैं कि पीवाईक्यू और जो भी आपने नोट्स बनाया होगा उसी के आधार पर है। बहुत अगर कोई बोले कि हमारे जगह से आया हुआ है तो ये दुस्साहस ही कहा जा सकता है। देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करने का प्रयास किया गया। वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? थोड़ा सा नए तरीके से पूछने का प्रयास किया गया। चाहता तो वीर रस भी पूछा जा सकता था, लेकिन दोनों को जोड़ दिया गया कि ताकि आप थोड़ा सा वहां पर वक्त लें। सही जवाब है ऑप्शन डी, ओज। निम्नलिखित में से कौन भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? अब तमाम लोगों का नाम दिया गया इसमें। ऑप्शन ए सूरदास, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को गलत आप रंग देते हैं तो फिर उसमें किसकी गलती माना जा सकता है? ये देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न था। और अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे यूपी पीजीटी के, या फिर हमने देखा जीडीसी के, शायद ये पीजीटी में एक ऑप्शन में आया हुआ था। हमने आप सभी को कहा भी था कि जरूर देखिएगा भक्ति और श्रद्धा को लेकर। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रद्धा का संबंध है सद्गुणों के प्रति आदर भाव, यानी कि श्रद्धा गुणों के माध्यम से होती है। अब यहां पर जो भी दिया गया है ऑप्शन सी इसका सही जवाब। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? बहुत ही प्रचलित, चर्चित, प्रसिद्ध, जितना भी शब्द यूज कर सकते हैं, परीक्षा गुरु। का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यही है। आप देख रहे हैं कि जितना भी है इसमें आप न
ज्यादा बहुत अभ्यास करने के बावजूद भी इसको कर सकते हैं। जो एकदम सटीक आपको लग रहा है, ऑप्शन सी, समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी यानी ऑप्शन ए बहुब्रीहि, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता है, कुरुक्षेत्र के रचयिता है, ऑप्शन काव्य यहां पर पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। जो कुछ भी न जानता हो के लिए एक शब्द यहां पर हमें बताना है, जो कुछ भी नहीं जानता है, यानी कि अज्ञ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये टेक्निकल प्रश्न था। इसमें तमाम विद्यार्थी, जो घबराने वाले विद्यार्थी वो गलती कर सकते हैं, जिन्होंने मूल किताबों को नहीं पढ़ा होगा या फिर ध्यान नहीं देंगे वो गलती कर देंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए 3 है, खासतौर से आपने पढ़ा होगा सरल, मिश्र और संयुक्त। परंपरागत एक शब्द आप देख रहे हैं बार बार इस प्रश्न पत्र में है कि परंपरा को जोड़ा हुआ है। परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर की कौन कौन से हैं? तो मूल स्वरों की जब भी बात की जाएगी, ऑप्शन ए अ ई उ री। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? ऐसे प्रश्नों को बस रंगते समय ही सावधानी रखना है। ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, उसने कहा था कहानी के रचयिता है। ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है? ये टेक्निकल क्वेश्चन है जिनके बारे में हमने ऊपर में बात किया था कट ऑफ को लेकर। विदेशज शब्द, अब इसमें कई विद्यार्थी लड़खड़ा सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी चश्मा, और ये फारसी का शब्द है। आगे के लिए आप जरूर ध्यान रखिए, आपको विश्वास हो न हो, कई ऐसे प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं जिनको अक्सर हम प्रैक्टिस सेट या फिर जो नोट्स पढ़ाते समय बतलाते हैं आप सभी को कि ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए तो मैं पीडीएफ नहीं देता हूं। दुनिया पीडीएफ बेच रही है, दुनिया पेड कोर्स चला रही है, लेकिन हमने अलग रास्ता अपनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें उन विद्यार्थियों को तेज बनाना है, उनमें धार देना है जो कुछ करना चाहते हैं। तो चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अभी एक क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा कि उसकी चर्चा में बार बार स्टोरी भी सुनाया था उस चीज को लेकर, वो प्रश्न आया। विद्यालय का सही संधि रूप है विद्यालय, विद्यालय लिख दिया गया विद्यालय। महिला आंचल उपन्यास का रचयिता कौन है? अब देखिए, ये सवाल आपको यूपी हायर एजुकेशन में भी पूछा गया और टीजीटी में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, आपने बता दिया फणीश्वर नाथ रेणु। कामायनी, ये टेक्निकल है, कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? तो कामायनी कथा पर आधारित है और ये आख्यान महाकाव्य है, क्योंकि इसमें 15 सर्ग सर्गों में विभाजित है, इसलिए सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। अज्ञेय। तत्टिका शब्द विच्छेद था, मतलब संधि यहाँ पर विच्छेद किया गया है, आपको बतलाना है। आपको हमने संधि का एक क्लास लिया हुआ था, जो विद्यार्थी विश्वास करके देखे होंगे उनका सही हो रहा होगा, और बाकी ये किसी भी किताब में आप देख लेंगे। ये तो हमें लग रहा है कि अगर 6वीं से 8वीं तक की कक्षा को आप बढ़िया से किए होंगे तो भी आप कर लेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए तट्टिका। दर्श कुमार चरित किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन सी दंडी। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949। राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो राजपुत्र में इसमें विभक्ति का लोप है और संबंध बतलाया जा रहा है, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक, ये थोड़ा सा टेक्निकल में रखा जा सकता है, लेकिन विद्यार्थी ने बड़ा ही सावधानी के साथ किया हुआ है, लेकिन इन्होंने कुछ जगहों पर असावधानी भी, एकदम रोहित शर्मा की तरह लेजीनेस, या फिर जिसको बोले कि उम्मीद नहीं कर सकते दर्शक की आउट हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, वैसे इसमें भी एक दो जगह इन्होंने किया हुआ है, बताऊंगा। सच्चरित में संधि है, व्यंजन संधि। दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं, विषम मतलब पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है? ये बहुत ही प्रचलित पंक्ति है, अनुप्रास अलंकार है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया हुआ था? अब इसको आप गलत करेंगे, रंगने में तभी गलत हो सकता है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्य इतिहासकार ने कहा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने। मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत का प्रचलित रचना वर्ष काल क्या है? यहाँ पर पेपर बनाने वाले ने बहुत ही सावधानी से कुछ शब्दों का प्रयोग किया। प्रचलित रचना वर्ष
सही जवाब है 1540 ईस्वी। अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया? बस इसमें एक नया शब्द आया, कई जगहों पर आप देखेंगे कि स्थापना किसने की, कौन इसको बनाया था, यहाँ पर संगठन शब्द का प्रयोग किया, थोड़ा सा आसान किया। सही जवाब है ऑप्शन डी विट्ठलनाथ। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ को लेकर, लेकिन सही जवाब क्या ऑप्शन डी। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा स्तर को पकड़ने का यहाँ पर प्रयास करवाया गया है एक्सपर्ट के माध्यम से। अंतिम पूर्ण उपन्यास, सही जवाब है गोदान। ठीक, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसके ऊपर आपने देखा दोहा और यहाँ पर सोठा देखा, और आप जानते हैं कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं, तो आप आराम से बतला देंगे। इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना था, बस सावधानी रखना था। ऑप्शन ए 11-11। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से में कारक है। रावण ने राम को बाण से मारा, बाण से में कारक क्या है? कर्ण कारक। ठीक, सही जवाब है ऑप्शन सी। पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी अनीय प्रत्यय। रचना विधा सुमेलन में असंगत है। मधुशाला को कहानी बताया गया, जबकि ये क्या है? काव्य है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आप कैच कर लिए, बाकी को आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखना है। तो यहाँ पर आईक्यू लेवल, ये बताइए कि क्या इस तरीके का ऑप्शन या प्रश्न किसी प्रैक्टिस सेट या किसी कोचिंग सेंटर या फिर मैं अपने को इसमें जोड़ लूं, आता है? नहीं आता है। हाँ, लेकिन सभी लोगों ने तथ्यों को बतलाया हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कितनी बार आप सभी को कहा होगा कि कोच बाहर से आपको तमाम चीजों को बतलाता है, जब आप मैदान में जाते हैं तो अपने आप ही आपको खेलना है, आपको क्या करना है। बहुत ही आसान प्रश्न था, ऑप्शन ए। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन बी ग्राम्या। कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी 3 भागों में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? अब इस प्रश्न को सही करने के लिए आपको रंगना सही है कि भाई ऑप्शन सी चंद बरदाई। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। ये भी कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे खरोष्टी ब्राह्मी को लेकर, लेकिन ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। मुख मानो चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? अगर आप अलंकारों के लक्षण को जानते होंगे तो आराम से बता देंगे कि मनु मानो जनु जानो, ये सब जहां पर होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। सही जवाब है ऑप्शन डी। पूस की रात कहानी के रचयिता है? बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन डी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। इस तरीके का सवाल आपने यूपी हायर में भी देखा और यहां भी देखा। क्या फर्क है, चाहे प्रवक्ता बनने जाए चाहे सहायक प्रोफेसर बनने जाए? प्रश्न का मैंने कितनी बार कहा कि क्रिकेट मैच की तरह सेम टू सेम चीजें होती हैं, बस रिजल्ट अलग होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 स्तंभों में नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, जो कि छायावादोत्तर में है और इनको राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबद्ध नहीं है? तमाम नाम दिए गए। मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के ही। अगर विकल्प भी बनाया गया है तो बहुत आसान बनाया गया है, अगर थोड़ा सा आप सावधानी से करेंगे तो 120 प्लस क्या, आप 125 में 125 भी कर सकते हैं। कई विद्यार्थी किए भी होंगे। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण है? राम लक्ष्मण। सही जवाब है ऑप्शन ए राम और लक्ष्मण। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बाकी में आप देख रहे हैं कि कर्मधारय है, इसमें आप देख रहे हैं कि दिगु रख सकते हैं या फिर बहुब्रीहि रख सकते हैं, ठीक, या फिर अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था और जिनका पेपर है शायद इन्होंने इसको क्या किया, गलत किया, यहाँ पर कट किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ पर हमें बतलाना है। तो देश प्रेम है, खड़ी बोली का प्रवर्तन उस समय हो रहा था, प्रचलन भी चल रहा, मतलब प्रयोग में खड़ी बोली लाई जा रही थी, और सामाजिक सुधार। अगर शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को पढ़े होंगे, वस्तुनिष्ठ संकलन जो हमने लिखा हुआ है उसको पढ़े होंगे, तो ये सारी चीजें आप वहां पर जान गए होंगे।
प्रकृति चित्रण भारतेंदु युग में भी किया गया है, लेकिन प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। जितना बारीकी से प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण द्विवेदी या फिर छायावाद में किया गया है, ठीक है, उतना भारतेंदु युग में नहीं। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। कौन सा उदाहरण करुण रस का है? अब देखिए ये थोड़ा सा रुककर हल करने वाला प्रश्न था। करुण रस, तो पहले तो करुण रस के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है, तभी आप बता पाएंगे कि प्रियजन की मृत्यु पर जो विलाप होता है वह है क्या? करुण रस है, यानी कि शोक। शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता है, ऑप्शन बी माघ है। जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ये टेक्निकल क्वेश्चन था, यानी कि इन सरल क्वेश्चंस में ये कठिन था। जिसमें उपमेय का निषेध किया जाए, कई जगहों पर आप देखते हैं प्रतिषेध किया जाए लिखा रहता है। सही जवाब है ऑप्शन बी अपहन्नति अलंकार। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अभी हाल में जो यूपी पीजीटी या फिर जीडीसी का हमने क्वेश्चन पेपर, उसमें केवल और मात्र इन शब्दों को देखकर आप सही जगह पर जा सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, वह केवल विद्यार्थी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं कि वाक्य भी गलत है और कुछ कुछ वह केवल विद्यार्थी, ठीक है। शुद्ध वाक्य वह एक अच्छा विद्यार्थी, यहां पर है दे दिया गया इसलिए गलत हो गया, यहां पर उसको हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आंख है, ठीक। अक्षी होता है इसका तत्सम, इसको लेकर भी हमने कुछ प्रश्न करवाए हुए थे, या फिर ये एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। मंदाक्रांता छंद किस श्रेणी का छंद है? इसको लेकर हमने एक बाकायदे वीडियो ही बनाई थी वर्णिक छंदों को लेकर। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्णिक छंद, ठीक। रचनाकार में असंगत युग्म है, तो यहां पर चीजें दी गई हैं। असंगत है तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन, यहां पर होना चाहिए था अज्ञेय। वाक्य रामः वनम गच्छति में वनम कौन सा कारक है? कर्म कारक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अवधि एवं अवधि शब्दों का सही अर्थ बताना हमें, और ये एक तरीके से पीवाईक्यू पर आधारित है। समय बोली, आप देखिए इसमें चेंज भी किया है थोड़ा थोड़ा, इन दोनों ऑप्शन में ज्यादा था, आप गलत कर देंगे रंगने में तो फिर गलती हो जाएगी। अवधि समय और अवधि बोली, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन था। देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया? तो देखिए इसमें देवनागरी लिपि त्रुटि और सुधार प्रयास किसने नहीं किया, चार नाम दिए गए हैं। इसमें श्याम सुंदर दास ने किया, गोरख प्रसाद ने भी किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने सरस्वती पत्र के माध्यम से काफी कुछ हिंदी भाषा, लिपि, व्याकरण, इन सब पर काम किया। तो सही जवाब है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रश्न को लेकर तमाम विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं। जो हमने मूल किताबों के आधार पर देखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी को लेकर हमें कोई तथ्य नहीं दिखलाई दिया, बल्कि मैंने हिंदी भाषा इत्यादि रखा हुआ है। इसमें श्याम सुंदर दास, गोरख प्रसाद, इन सब का नाम है, सावरकर, तिलक, इन लोगों का नाम है, श्रीनिवास का नाम है, इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव का है, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम नहीं दिख रहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी बंकिम चंद्र चटर्जी पर भारी पड़ेंगे अगर देवनागरी लिपि इत्यादि की बात की जाए, हिंदी भाषा की बात की जाए, तो इनका नाम है। अग्नि का तद्भव रूप है आग, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वह कौन सा दोष है? तो श्रुति कटु, सुनने में, श्रुति मतलब सुनने में, कटु मतलब खराब लगे, अप्रिय लगे, तो प्रश्न में ही, मतलब कहें तो विकल्प में ही प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी? न जाने कितनी बार ये प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका होगा, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, यहां पर हमें बतलाना है। तो रीतिकाल जिसके लिए जाना जाता है वो है श्रृंगार एवं रीति निरूपण के लिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गुरु का विलोम
कौन सा है। और बताया गया गुरु का मतलब गुरु नहीं जिसे आप पढ़ते हैं, यहाँ पर भारी आपको और क्लियर किया गया है। ये अच्छी बात रही प्रश्न पत्र में कि क्लियरिटी रखने का भी प्रयास है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए लघु, नहीं तो कई लोग अगर होता तो कंफ्यूज हो जाते। समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कालिदास की रचना नहीं है। एक प्रैक्टिस सेट में हमने कालिदास के नाम को लेकर शुद्ध अशुद्ध जो शब्द थे उसको लेकर चर्चा की थी। यहाँ पर उनकी रचना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। कौन सी रचना नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम। ये सब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये किसका है। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। अगर सही में राम को बोलते व्यवहारिक रूप में तो राम विद्यालय जाते हैं, राम रोज विद्यालय जाते हैं। लेकिन चूंकि ये व्याकरण, अब ये नहीं है कि राम यहाँ पर संज्ञा के रूप में, राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद है रामः विद्यालयम गच्छति। सही जवाब है ऑप्शन सी। दर्शन, किसी के दर्शन करना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, शायद आपने पीजीटी के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, तो या फिर मैंने जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया उसमें मैंने बतलाया था कि इस बार एक वचन का पूछा गया था किसी में, और उसमें जो विकल्प बचे हुए थे उसमें हमने जोर देकर कहा था आप सभी से कि हो सकता है कि पूछा जाए कि बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देखिए सवाल आ गया यहाँ पर ऑप्शन डी, दर्शन हमेशा यानी सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है। देखिए ये भी टेक्निकल क्वेश्चन था, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। महाकाव्य का लक्षण नहीं है, इसमें 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं, बिल्कुल सही है। धीरोदात्त नायक होता है, ये भी सही है। मुक्तक शैली में नहीं होता है, हमें नहीं बतलाना है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अष्ट रस, इसमें सभी रसों का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस प्रमुख रूप से आ सकते हैं। तो अष्ट रस यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जिन 8 रसों की बात भरत मुनि ने किया है उसको आधार बनाया गया है। प्रश्न के मुताबिक इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है। तो ऑप्शन बी है अनामिका। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है। सही जवाब है ऑप्शन ए 8 है। रचना रचनाकार में सुमेलित युग्म है, सुमेलित युग्म तो जब आप पढ़ेंगे तो सुमेलित युग्म ऑप्शन ए हो गया हेम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी का। बाकी में कुछ न कुछ यहाँ पर गलतियां हैं। अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं अज्ञेय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। अब आप देखेंगे यूजीसी नेट की तैयारी करते रहे होंगे तो भी, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी किए होंगे तो भी राजा निर्वंशिया कहानी कहीं न कहीं पढ़े होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी कमलेश्वर। रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक तो जितने नाम दिए गए हैं, मुकाबला रहता है चिंतामणि और केशवदास में, तो यहाँ पर केशवदास है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है। सही जवाब है ऑप्शन सी घनानंद। हिंदी की भी भाषा कौन सी है। ये टेक्निकल क्वेश्चन था, इसको आप चाहें कि एक धक्के में आप गोला रंग के आगे बढ़ जाएं तो गलती हो सकती है। विभाषा पूछा गया है जिसको कि हम उपभाषा भी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। हमने कितनी बार प्रैक्टिस सेट इत्यादि में या फिर प्राय शुद्ध अशुद्ध वालों में आशीर्वाद, और बचपन से मैं ही क्या, बचपन में जब आप आलेख सुलेख लिखते रहे होंगे तो हमारे प्राइमरी के शिक्षक इस चीज को बतलाते थे। प्राथमिक विद्यालय के जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय होते थे उसमें लोग बताते थे कि कैसे लिखना है। बहुत ही आसान प्रश्न था। पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है। टेक्निकल था। लिंग वचन कारक एवं पद संबंध। सही जवाब है ऑप्शन सी। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। नागार्जुन की कौन सी रचना है, यहां पर हमें बताना है कौन सी रचना है। सही जवाब है ऑप्शन डी बलचनमा, बलचनमा जिसको बोल सकते हैं बलचनमा। और आप देखें कि यूपी जीडीसी में शायद मिलान वाले में आया हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन आया हुआ था। चंद्रमुख में कौन सा समास है। चंद्रमुख में कौन सा, और बता दिया गया कि समान, तो समान है तो ऑप्शन डी कर्मधार है।
पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी सुमन। समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहां पर नहीं पर हमें फोकस करना था। सही जवाब है ऑप्शन डी कूल। कूल का मतलब होता है किनारा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो हमने अलंकार पढ़ाते समय आप सभी को कई बार बतलाया हुआ था कि जब दो शब्दों के बीच में संयोजक का चिन्ह हो, डैश हो, तो रूपक अलंकार होता है। आपने कई जगहों पर देखा होगा। राम रतन, राम रूपी रतन पाया, धन पाया। ऑप्शन डी अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन? बहुत बार ये आया हुआ है प्रश्न। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है? आप देखिए टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुतों के गलत भी हुए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थ दोष है। अगला जो था वो ये भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं की संख्या कितनी है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में दो भागों में इसको डिवाइड किया है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, दो भागों में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए मोहन राकेश। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पत्र पत्रिकाओं को लेकर हमने आप सभी से चर्चा की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है जगदीश गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कृति है? तो देखिए यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चंस के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया और पूछा गया कि द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कृति रही है। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत भारती। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ये टेक्निकल क्वेश्चन था और इसको हमने हरदेव बाहरी की पुस्तक से देखा। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुत शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर मचाना। अनिल एवं अनल शब्दों का सही अर्थ युग्म है। अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि। ठीक, तो दिया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए वायु अग्नि। राग दरबारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए व्यंग्य उपन्यास। सुर साहित्य के लेखक हैं। सुर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भये सब शोका किस गुण का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रसाद गुण का। ये भी टेक्निकल क्वेश्चंस में से एक था। शुद्ध शब्द कौन सा है? इसी शब्द के बारे में हमने आप सभी से चर्चा की कि हमने स्टोरी भी बतलाया आपने छत्तीसगढ़ अध्यापन के दौरान कि वहां पर किस तरीके से ये हुआ और मैं उस दुकान पर भी पहुंच गया था। इसी अब मान लीजिए जो विद्यार्थी सिंसियरली देखते हैं, पीडीएफ की चिंता नहीं करते हैं, उनका तो ये सही हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी उज्जवल। जिसकी उपमा न हो वाक्य के लिए एक शब्द अनुपम। इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में और कब हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर इतिहास ग्रंथ आप पढ़े रहेंगे या फिर कोई भी इतिहास ग्रंथ तुरंत बता देंगे, सरस्वती पत्रिका में सन 1900 ईस्वी में। सराहपा किस साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं? सराहपा सिद्ध साहित्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आषाढ़ का एक दिन को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी ऐतिहासिक। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित है। इसकी जो पृष्ठभूमि है, कथा वस्तु है, वो तो ऐतिहासिक है, लेकिन यहाँ पर जो उसका जो उद्देश्य रहा है वो एक तरीके से सामाजिक तौर पर रहा है। ठीक, सही जवाब है। टेक्निकल क्वेश्चन में इसको रखा जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। तितली उपन्यास के लेखक हैं। जैसा कि तितली को लेकर हमने केबीएस, सीएमआरएस, एलटी तमाम में बताया कि इस बार तितली को बहुत पूछा गया और टीजीटी वालों ने भी सोचा कि इसको पूछ देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो आप घटा घटा देख रहे हैं और शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है और उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी श्लेष यमक अलंकार। अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनु। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो प्रवृत्ति पर आधारित
यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया इतिहास ग्रंथ पढ़ाते हुए या फिर मेंस की तैयारी कराते समय, हमने बहुत बताया हुआ था, आप भी जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, वीर गाथा एवं चरित काव्य। आदान यानी कि ग्रहण का विलोम कौन सा है? आदान का विलोम क्या हो गया? प्रदान हो गया। त्रिवेणी में किनकी आलोचना है? त्रिवेणी जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, उसमें उन्होंने जायसी, सूरदास और तुलसी का मूल्यांकन किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 33। यहां पर देखिए एक बार फिर से परंपरा शब्द को जोड़ा हुआ है। नमस्कार का संधि विच्छेद है नमःकार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राम किस विभक्ति का रूप है? अब इतना आसान विभक्ति से नहीं पूछा जा सकता है। राम प्रथमा एक वचन। सूर सागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में की गई है? तो भागवत पर आधारित है, पद शैली में। सूर सागर में सूर के पद माने जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार है। झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यशपाल। गेहूं और गुलाब संस्मरण संग्रह के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और पढ़ाते समय हमने बताया भी था कि गेहूं किसका प्रतीक है, गुलाब किसका प्रतीक है। आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मिठाई। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, दही को पुलिंग में माना जाता है। आप देखेंगे आर ओ के एग्जाम में सब कई बार आ चुका है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जैनेन्द्र कुमार। विद्यार्थी जिनका क्वेश्चन पेपर है काफी अच्छा रहा इनका, लेकिन देखिए आखिरी प्रश्न ये हो सकता है कि इनको बहुत दिनों तक ये अफसोस रहे कि ऐसे प्रश्न को हमने गलत क्यों किया। एकदम रोहित शर्मा की तरह अपने विकेट को खो देने की तरह है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र का। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया था उन्होंने तो आंसर को देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया था उन्होंने प्रश्न पत्र को देख लिया होगा और उनको लग रहा होगा कि मैं भी बैठता तो 120 से तो ऊपर कर ही देता, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रश्न का जो लेवल था, प्रश्न पत्र का जो लेवल था एकदम आसान था और पैटर्न भी एकदम से आसान था। लेवल और पैटर्न दोनों एकदम से आसान थे। हाँ, गलतियां अगर हुई होंगी तो खुद की ही गलतियां हुई हैं, या अति उत्साह उसमें कहें, अति आत्मविश्वास कहें, या फिर रिजल्ट की चिंता को लेकर कहें। और कई विद्यार्थियों को रिजल्ट से ज्यादा ये है कि उनको स्कूटी या फिर लैपटॉप इत्यादि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी भी धीरे धीरे तैयारी हो रही होगी। तो हमारा क्या है कि हमारे विद्यार्थी चयनित पीडीएफ में आ जाएं और एक अच्छा सा कमेंट करके बता दें कि सर मेरी सफलता में आपका भी 1% योगदान रहा है। बस इतना ही आप सभी को बतलाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि प्रश्न पत्र का विश्लेषण और जो हमने कट ऑफ इत्यादि बतलाई हुई है उससे आप सभी सहमत होंगे और आप भी अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक तरीके से दे सकते हैं। आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।